नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मोदी बार बार अपने प्रतिद्वंदियों को चौंका रहे हैं। हर बार उनके प्रतिद्वंदी सोचते हैं कि अब ये मौका आ गया है जहां मोदी फिनिश है। और कई बार उनका नैरेटिव इतना शानदार चलते रहता है कि आम जन को कभी कभी भय भी हो जाता है। क्या ठीक ठीक ये लोग कह रहे हैं। और अक्सर ये नैरेटिव चलाने वाले चुनाव के पहले बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हर स्टेट में आपको लगेगा कि मोदी की नैया डूब गई है। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रतिद्वंदी को लगा, प्रतिपक्ष को लगा, ऐसे कह ले, जब उनको लगा कि लोकसभा चुनाव में हमने मोदी के रथ को रोक दिया, अब की बार 400 पार के नारे को हमने ला करके 240 पर रख दिया, तो उसके बाद प्रतिद्वंदी बहुत उत्साहित हो गए। और उसके बाद तो एक नैरेटिव चलने लगी हरियाणा में कि सुपड़ा साफ हो गया। याद होगा आपको, एक बड़े मशहूर सिफोलॉजिस्ट थे, आजकल कांग्रेस के करीबी हो गए हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनका, योगेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने हरियाणा के एक भाषण में कहा कि कांग्रेस के समर्थन में हवा चल रही है। फिर वो उन्होंने पॉज दिया, कहा कि नहीं, पहले मुझे लगा था कि कांग्रेस के लिए हवा चल रही है, फिर मुझे लगा कि कांग्रेस के लिए आंधी चल रही है, और फिर उनका बयान आया कि नहीं, न तो कांग्रेस के लिए हवा चल रही है, न तो कांग्रेस के लिए आंधी चल रही है, कांग्रेस के समर्थन में सुनामी चल रही है। और जब ये योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन में सुनामी चल रही है, तो एक प्रकार से, चूंकि सिफोलॉजी में इनका एक बहुत बड़ा आधार भी रहा, लंबे समय तक ये सिफोलॉजिस्ट रहे हैं और बहुत ही क्रेडिबल इनकी सिफोलॉजी रही है, तो लोगों में ये चला गया कि योगेंद्र जी जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने मान भी लिया। ऐसी परिस्थिति में सोचिए कि जब ये नैरेटिव सेट हो जाए और तब जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरे, वो कितना कठिन होगा। और मॉरल बहुत डाउन हो, 303 से 240 पे आ जाना, अपने तई सरकार, अपने बल पर जो 2 बार से सरकार बना रही थी पार्टी, वो इस बार सहायता से सरकार बनाई है। मतलब जिसको आप कहते हैं कि समर्थन, गठबंधन की सरकार हो गई ना। तो गठबंधन की सरकार वाले जो नेतृत्व है, उनको तो लगेगा कि साहब ये तो कह रहे हैं कि सुनामी आ रही है। अभी तक तो कह रहे थे हवा बह रही है, फिर आंधी, और उसके बाद कहा नहीं नहीं, ये दोनों नहीं, ना हवा है ना आंधी है, सुनामी है कांग्रेस के समर्थन में। हुआ ठीक इसके उल्टा। आज तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस बहुमत से नहीं जीती थी जो हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज की। और वो भी तब जब अपना जो अलाय था इनका, जयंत की पार्टी का, अपने एलाय को तोड़ करके, जो चौटाला के परिवार के लोग थे उनको तोड़ करके अपने बल पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री को बदल करके 11th आवर में। और हरियाणा में जीत भूतो न भविष्यति हासिल की भाजपा ने। वही हुआ महाराष्ट्र में, वहां भी वही कहा गया कि बीजेपी तो खत्म हो गई, मुख्यमंत्री का वहां लड़ाई चल रहा था। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक विजय हासिल की। बिहार में भी वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बीच में एक प्लेयर आए, प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर बीच में इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, बल्कि अभी भी मैदान में हैं, वो मैदान से हटे नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद प्रशांत ने सरेंडर कर दिया है और मुकाबला अब एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। और महागठबंधन की हालत मित्रों ये है कि उनको किसी दुश्मन की जरूरत है ही नहीं। रहा सहा जो भी रही सही कसर थी, ये कांग्रेस के इतने बड़े नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने पूरी कर दी।
छठ के पावन मौके पर जो राहुल गांधी जी का बयान आया, जो घाट पर नरेंद्र मोदी जी गए थे, उसको लेकर के कहा कि ये ड्रामा है, नाटक करते हैं, वोट के लिए नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाचने लगेंगे। नरेंद्र मोदी को बैठे बिठाए एक हथियार दे दिया राहुल गांधी। और हर बार राहुल गांधी चुनाव के पहले, मुझे तो कई बार शक होता है मित्रों कि राहुल गांधी ऑन बिहेस्ट ऑफ मोदी कैंपेन तो नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी एक प्रकार से गारंटी है मोदी की जीत का। जब तक राहुल गांधी अपोजिशन में रहेंगे, मोदी जीतते रहेंगे। तो मुझे तो कई बार यह भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े अगर कैंपेनर हैं, सबसे बड़े अगर दोस्त हैं पॉलिटिकल, तो वो राहुल गांधी। राहुल गांधी को, आपको बीजेपी को कुछ करना नहीं है। राहुल गांधी इसी प्रकार का अनर्गल बयानबाजी करेंगे और बीजेपी जीतते जाएगी। आप याद कीजिए महाराष्ट्र चुनाव के पहले किस प्रकार से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अपमानित करने का काम किया। करते रहे, बोलते रहे, जो कुछ भी उनके तरफ वोट आने वाला था वो भी उनको छोड़ करके चले गए। उनका अलाय उद्धव ठाकरे कहते रहे कि साहब ये सावरकर के बारे में आप अनाप शनाप मत बोलिए, आपको गलतफहमी है। सावरकर को एक बहुत बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में देवता मानता है और आप उन्हें माफी वीर, माफी वीर, माफी वीर ये कह रहे हैं। खुद उनके अलाय सावरकर का नाम ले लेकर के जिंदा रहते हैं ये जो उद्धव ठाकरे हैं। ये सब कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी माने नहीं। वो सावरकर को एंटोगनाइज करते रहे और हश्र क्या हुआ ये सबने देख लिया विधानसभा चुनाव में। अब राहुल गांधी यहां आए और छठ पूजा के में जो शिरकत किया नरेंद्र मोदी ने, उसको इन्होंने इशू बना दिया और उसको कंपेयर कर दिया ड्रामा से, नाटक से, नाच से। वीडियो वायरल होना शुरू हो गया तेजस्वी यादव के डांस का। यादव जो नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य वाला जरा वीडियो जरा सर्च करके निकालिए। सड़क पर तेजस्वी यादव जो नृत्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं डांस, उसका वीडियो वायरल हो गया। एक तरफ राहुल गांधी का वो स्पीच चल रहा है और दूसरी तरफ सड़क पर जो ये डांस कर रहे हैं, रात को सीख रहे हैं नौजवानों के साथ, वो वीडियो चल रहा, ये वायरल हो गया, चारों तरफ वायरल हो गया। अब इसका जवाब कौन दे? अब ये जो कथनी है और करनी है, इसमें मेल किसका हो गया? इनके पार्टी के पार्टनर का हो गया, तेजस्वी यादव का हो गया। और लोग उनके ऊपर टूट पड़े साहब। और फिर बहुत 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 सारी आपत्तिजनक बातें भी कही गई परिवार के बारे में मैं उसका जिक्र यहां पर करना अनुचित मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया। अब नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बना चुके हैं कि ये कह रहे हैं कि हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं का अपमान है, 13 करोड़ जनता का अपमान है। राहुल गांधी को समझ में आता नहीं है कि छठ महापर्व महापर्व क्यों कहलाता है। छठ महापर्व का अपमान है। और अब धीरे 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 ये लोगों के मन मस्तिष्क में छाता जा रहा है कि राहुल गांधी को न बोलने की तमीज है, न पॉलिटिकल उनको एक्यूमेन है। अब कितना वक्त उनको चाहिए और कितना वक्त चाहिए राहुल गांधी को? ये तस्वीर देखिए, ये तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये जो तस्वीर है ना, ये तेजस्वी यादव की तस्वीर है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो राहुल गांधी सेल्फ गोल कर लेते हैं। राहुल गांधी को पता नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, उसका उसका रिएक्शन क्या होगा, जनता किस रूप में उसे स्वीकार करेगी, ये इल्म ही नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का खामियाजा पूरी पार्टी भुगत रही है। लेकिन पार्टी के साइकोफेंट राहुल गांधी को यह बात बता नहीं पा रहे हैं। ये उनको ब्लंटली नहीं कह पा रहे हैं कि भाई आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन है ही नहीं, आप चुनावी कैंपेन के लिए जाइए मत। आपको ये मालूम नहीं है कि जनता किन शब्दों से, किन भाषा के प्रयोग से जनता आकर्षित होती है। जनता को कैसे आप
अपने तरफ आकर्षित करें। नेगेटिव कैंपेन से आप जनता को खुद की तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कटाक्ष करने की भी का भी एक तरीका है। कटाक्ष कैसे करें, व्यंग्य कैसे करें, व्यंग्य की के भी एक सेट पैटर्न है, उसको भी समझना पड़ेगा आपको। और अगर ये सीखना है तो वाजपेयी जी से सीखिए, व्यंग्य कैसे किया जाता है। वो सीखेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको तो लगता है कि एक ऐसे खानदान में जन्म ले लिए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही पद बचा हुआ है, वो प्रधानमंत्री का। तो इनके साइकोफेंट इनको बताएंगे नहीं। और आज मित्रों, आज से ही मुजफ्फरपुर की सभा से नरेंद्र मोदी ने फ्लिप दे दिया कैंपेन को। आज 30 अक्टूबर है और 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 6 नवंबर को पहले फेज का मतदान है और उसके बाद 5 दिन के बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी का करंट आज मुजफ्फरपुर से उन्होंने शुरू कर दिया। जबरदस्त। अभी बीच में कुछ डिस्प्यूट करने की कोशिश की गई कि एनडीए के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर के नीतीश कुमार नाराज है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। और ये भी तिकड़म लगाया, महागठबंधन की तरफ से लगाया गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे और इसके बाद बीच में हम लोग क्या करेंगे कि आरजेडी के उम्मीदवार को जेडीयू वाला जिताएगा और जेडीयू वाले को आरजेडी वाला जिता देगा। और फिर बाद में क्या करेंगे कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो नीतीश कुमार टूट करके हमारे तरफ आएंगे, हम उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे और इस प्रकार से एनडीए को केंद्र में टॉपल कर देंगे। इतना फूहड़, इतना फूहड़ पॉलिटिकल इमेजिनेशन आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख बैठे हैं, सारे मूर्ख बैठे हैं। उनको यह समझ में नहीं आएगी ये बात कि नीतीश कुमार दे सकते हैं धोखा, तो नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए। तो बोल देंगे साहब कि ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है मुख्यमंत्री बनाना, ये बात पक्की बात है, लेकिन नजाकत है वक्त का कि बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे महागठबंधन वाले चाल चल रहे हैं, उस चाल को भारतीय जनता पार्टी आराम से उस चाल को मात दे दिया। ये जो शह दिया गया था, आराम से मात दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हेड ऑन कहा कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तर्क में दम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब 42 सीट है उनके पास, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, तो कल को अगर कम सीट भी आएगी तब भी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब ये जो लार्जर इनकी प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार को मोदी से लड़ाया जाए और इनको भीतरघात करके इनका अलायंस तोड़ दिया जाए। मैं आज फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार पर फिर भी मुझे तो भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं होगा। वो उनको रणनीति बना करके नीतीश कुमार को साथ में रखना पड़ेगा। ये सिर्फ रणनीति का खेल है और भाजपा को कभी ना कभी हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा। तो ये रणनीति चल रही है अविश्वास, लेकिन विश्वास करके दोनों का एक जो ये जो मैरिज है, ये मैरिज अविश्वास का मैरिज है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है, नीतीश कुमार से परेशान हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार हैं एक ऐसी शख्सियत कि हर तरह का समझौता करके वो महागठबंधन में भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस एक बार उनको फिर कुर्सी का ये हो जाए। वो अंदर अंदर अपने लोगों को बोलते रहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। नीतीश कुमार वो काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हेड ऑन लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को, आज नहीं तो कल। अगर बीजेपी को स्थापित होना है बिहार में, तो इतने वर्षों से वो संघर्ष कर रही है लेकिन अपने तय आई नहीं है। एक बात पक्का मान लीजिए, महागठबंधन वालों की रणनीति को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती रहेगी और नीतीश चाह करके भी महागठबंधन में अगर जाएंगे तो भी वही उनकी हालत होगी। और अंदर की खबर मैं बताता हूं, अगर इस बार नीतीश कुमार ने कुछ भी किया, कुछ भी इस तरह की बात हुई, भूचाल आएगा।
भूचाल आएगा, आप निश्चिंत रहिए। कम से कम 10 से 12 ऑफिसर्स के नीतीश कुमार के डॉजियर मोदी के पास मौजूद हैं। फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इनके सारे काले चिट्ठे मोदी खोल देंगे। इसलिए ध्यान रखिए, 14 नवंबर के बाद भी नीतीश की हिम्मत नहीं है कि वो एनडीए छोड़ करके जाए। और मैं आज कह रहा हूं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, आज जो रणनीति पूरी दुनिया आपको नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं कि वाइब नेटवर्क डंके की चोट पर बता रहा है आपको। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है बीजेपी को छोड़ के जाने की। और अगर इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देने की कोशिश की तो नीतीश कुमार मिट जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीजेपी इस बार आर पार के मूड में है और इनकी पूरी कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 101 में से कम सीटों पर समेटा जाए। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बिहार में छा गए हैं। संघ के कम से कम 20,000 कार्यकर्ता, 20,000 अलग अलग प्रदेशों से बिहार में कैंप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में कैंप कर रहे हैं। मोदी ने इस चुनाव को इज्जत का सवाल बना लिया है। मोदी को मालूम है कि नीतीश हमारे साथ छल और बल करेंगे, नीतीश हमारे साथ बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। मालूम है नीतीश चाहते हैं कि मोदी को 101 से नीचे लाया जाए और मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 तक पहुंचे। अब पहुंच सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90 तक पहुंच गया मित्रों, तो फिर नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है मोदी को आंख दिखाने की। बहुत हो गया। ये यही काम करते रहे और ये काम ये लालू यादव के साथ भी करते रहे। इसीलिए इस बार सबसे अगर उनको लगता है कि नहीं, चुनाव के पहले हम ये सब काम कर लें, ये तिकड़म कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है मित्रों। नीतीश को मालूम है कि हमें मोदी के साथ रहना पड़ेगा, वरना नीतीश के चहेते ऑफिसर जेल के सलाखों में होंगे। आज मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर इस बार नीतीश ने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी काम किया तो आप मान के चलिए बिहार में तूफान आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। हम मोदी हैंड्स ऑन बिहार को ले रहे हैं। मोदी अपना दिल दिखा रहे हैं, मोदी उदारता दिखा रहे हैं और आप धोखा देंगे। आपको स्वयं, आप 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक आपको स्वयं दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को दीजिए, स्वजाति को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति को आगे बढ़ाइए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वर्तमान अवेलेबल लीडरशिप में नीतीश सबसे अच्छे हैं, ये भी सत्य है। बिहार में जितने अवेलेबल लीडर्स हैं, इसमें नीतीश सबसे अच्छे हैं। लेकिन नीतीश अगर इस बार धोखेबाजी का खेल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक चुनाव के पहले उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की कोशिश उन्होंने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मामला बहुत टेढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हल्के में मत लीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर एक एक मूव पे है, एक एक सीट पर है, एक एक नेता पर है कि नीतीश कुछ कर सकते हैं, नीतीश कुछ कर सकते हैं। और अगर नीतीश करेंगे तो उस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। आज
मुजफ्फरपुर से मोदी जिस भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि अगले 11 दिनों में मोदी की आंधी बिहार में चलेगी। उनका पूरा कुनबा कंसर्टेड होकर के, फाइन ट्यून होकर के काम कर रहा है, जबरदस्त तरीके से। और मैं हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जो एक प्लेयर इमर्ज किए थे, प्रशांत अब धीरे धीरे, जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा, प्रशांत धीरे धीरे हथियार डाल देंगे। और इसका शक मुझे पहले से था कि यही होने जा रहा है। जब मोदी उतरेंगे मैदान में तो माहौल मोदीमय होगा। मोदी के साथ साथ सैटेलाइट मीडिया के सुरमा उतर गए और ऐसे ऐसे जगह से जाकर के रिपोर्टाज कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया अटा पड़ा है, अटा पड़ा है। सैटेलाइट मीडिया की बम्बार्डिंग हो रही है। और नीतीश इस बार किसी भी सूरत में, आप लिख लीजिए, बीजेपी का दामन नहीं छोड़े। भरोसा फिर भी नहीं है, छोड़ सकते हैं, छुड़वाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये इस बार आर पार होगा। और ये फिर चुनाव नहीं होगा, ये युद्ध होगा, ये युद्ध होगा, ये मल्ल युद्ध होगा, समझ लीजिए आप। आनंद फानन में आप देखिएगा, सीबीआई के ऑफिसर्स का आना जाना, ईडी के ऑफिसर्स का आना जाना, इतना भूचाल आएगा। कौन कहां कौन सा ऑफिसर उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, आप कह नहीं सकते हैं। अगले 5-6 महीने में ही ये करामात आपको दिख जाएगा, बड़ी तेजी से दिखेगा। तो बीजेपी इस मोड में है इस बार कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। और तब फिर जनता की सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। ये जो 40 वर्षों की जो जकड़न इन्होंने पैदा की है बिहार में, उसको मोदी तोड़ देंगे, ये मान के चलिए। मोदी कोई राहुल गांधी नहीं है। तो मोदी की हवा अभी बिहार में चल रही है, ये आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जो यहां लोगों से हमें सूचना मिल रही है कि अंततः जिस प्रकार से बीजेपी के कैंडिडेट अभी जेडीयू के नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, लोजपा के लिए काम कर रहे हैं, कुशवाहा की पार्टी के लिए कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे लगता है। और अब तो अमित शाह ने कह भी दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है भाई, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, दे रहे हैं, उसके बाद खेल मत करिए आप। लेकिन उसके बाद भी अगर इनके मन में कोई शंका रही, तब की स्थिति ये होगी, अगर कोई बात रही उनको। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नीतीश की छवि है, नीतीश का अपना वोट बैंक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी उनके सामने सरेंडर भी करना पड़ता है। नीतीश की छवि बरकरार है, नीतीश ने अच्छे काम किए, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन जो कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको बीजेपी अभी तक नजरअंदाज करती रही है। वो गड़बड़ी जो है, धोखा देने पर इस बार खुलेगी, इस बार खुलेगी। क्योंकि आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं। महाराष्ट्र में मुख्य अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार 2029 में अपने बल पर सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं? इसका मतलब है कि उनको सिक्योर है बिहार, बिहार से वो सिक्योर हो चुके हैं। बिहार में उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, नीतीश जी नहीं जाएंगे हमारे साथ, हमारा साथ छोड़कर। और एक और डेवलपमेंट हो गया है मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन टॉपिक मैं आपको बताऊं तो अगर उस पर आज मैं चर्चा करना चाहूं तो उसको मैं कल करूंगा कि कैसे ट्रंप ने मोदी के सामने फाइनली सरेंडर कर दिया। इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। तो बिहार में अभी मोदी की आंधी आज से शुरू हो गई है और ये ब्रूटल ट्रुथ है, ब्रूटल ट्रुथ। ये मैं मोदी की तारीफ में कुछ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई यही है। आप जिधर जाएंगे, जिनसे भी पूछेंगे, उन जातियों में भी जिन जातियों की ठेकेदारी महागठबंधन वाले लेकर के बैठे हैं,
उनमें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी ने काम किया है, मोदी हमारे नेता है। अब वो वोट देंगे कि नहीं देंगे वो कहना मुश्किल है। मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है, नीतीश की भी पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो एनडीए का जीतना लगभग तय है। सीटें कितनी आएंगी, 150 आएंगी कि 160 आएंगी, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी बहुत एक्टिव हो गए हैं और उनकी सभाओं में बहुत जबरदस्त भीड़ जा रही है। और उनका नैरेटिव है कि 17% को डिप्टी सीएम का भी पोस्ट नहीं दिया, और ये मैसेज मुसलमानों में जा रहा है। तो मुसलमान का एक मुस्त तेजस्वी के साथ वोट चला जाएगा, मुझे लगता नहीं है। जाएगा, अधिकतर परसेंटेज उनके साथ जाएगा, टूटेगा नहीं, ये बात सही है। लेकिन ओवैसी बहुत साइजेबल इसमें वोट काटेंगे और मुसलमान इसके लिए तैयार भी है। मुसलमान इसके लिए तैयार है क्योंकि उनको मालूम है कि नीतीश यहां रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो बीजेपी को भी अब मुसलमान धीरे धीरे उनको लगने लगा है कि बीजेपी के साथ दुश्मनी हमें और लंबे समय तक के लिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान के ऊपर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, संघ के जो 16,000 कार्यकर्ता हैं, वो सब मुस्लिम बस्तियों में कैंप कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि या तो हमें आप दीजिए या फिर अपना मुस्लिम नेता तैयार कीजिए, इनके साथ मत जाइए। ये काम कर रहे हैं हम। अब वो कितना इंपैक्ट करता है कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता जो दूसरे स्टेट से आए हैं, उनका जो कैंप है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। और ये सब आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। बीजेपी के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है, खास तौर से मोदी के लिए। तो मोदी इस चुनाव को हारना नहीं चाहते। हाँ, नीतीश से वो भी सतर्क हैं, नीतीश भी उनसे सतर्क है। दोनों की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है। दोनों देख रहे हैं कि भाई धोबिया पछाड़ दोनों को कैसे दें। ये सब चल रहा है अंदर अंदर। बावजूद इसके दोनों एक पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं कि साहब हमको आप कुर्सी दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, कोई बात नहीं है, चलाइए। लेकिन कभी ये देखिए, अगर हमारी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर के आती है तो इस पर विचार भी कीजिए। वो सारी बातें अब ये देखना है कि मोदी नीतीश को कैसे मनाते हैं और नीतीश कैसे मान जाते हैं या नहीं मानते। ये आने वाला वक्त बताएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन मोदी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं योगेंद्र यादव की तरह कि सुनामी हो गई है, लेकिन मोदी की हवा जरूर बह रही है, जरूर बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।